Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज का टॉपिक है तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उसके बाद जो तुम्हारे बचे हुए चैप्टर हैं अगली वीडियो में एक ही वीडियो में सब कवर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में देते हैं ध्यान और वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले। और पहले टॉपिक में आते हैं जो है एग्रीगेट डिमांड। अब देखो नाम में ही इसका मतलब छुपा है। एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप, या तो कलेक्शन कहो या ग्रुप कह लो इसे। तो मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ ग्रुप। उसके साथ साथ डिमांड का मतलब तुम्हें पता है। तो जब डिमांड आए किसी चीज की ग्रुप में उसे एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। कोई भी अगर सामान है, पूरा नेशन अगर उस चीज की डिमांड दे रहा है उसे एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sector of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। इसका मतलब सेम ही है। तुम इसको ये लिख सकते हो टोटल डिमांड ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने बोला ना किसी चीज की डिमांड किसकी करोगे? गुड्स एंड सर्विसेज की तो करोगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जब एक इकोनॉमी के लोग करें, ऑफ एन इकोनॉमी लिखा है, ऑफ एन इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी के लोग जब करें उसे एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। इसको और सिंपल भाषा में कह सकते हैं टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड होता है टोटल डिमांड, जैसा मैंने कहा ग्रुप की डिमांड। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में। हमने यहाँ पे को पढ़ा डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। अब वो सेक्टर्स होते क्या हैं? सबसे पहला होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन, दूसरा गवर्नमेंट डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, नेट एक्सपोर्ट्स। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड। इसका मतलब जो घर के लोग होते हैं, हाउस होल्ड मतलब घर के लोग जो डिमांड देते हैं उसे हाउस होल्ड डिमांड कहते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट डिमांड। गवर्नमेंट भी बहुत सी चीजों की डिमांड करती है। डिफेंस आइटम चाहिए होते हैं, ग्रेन्स चाहिए होते हैं कई बार कंट्री में, तो उसे हम गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड मतलब जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो बिजनेसेस होते हैं जिन सामान यानी गुड्स एंड सर्विसेज की जब वो डिमांड करें उसे हम इन्वेस्टमेंट डिमांड कहेंगे। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब जैसे बिल्डिंग्स हो गई, लैंड्स हो गए, बड़े बड़े गुड्स, बड़े बड़े एसेट्स, उनमें जब खर्चा करे प्राइवेट सेक्टर। खर्चा करना मतलब डिमांड ही हो गया एक तरीके से। तो उसकी जब डिमांड है उसे इन्वेस्टमेंट डिमांड कहेंगे। लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट दिए होंगे 10 मान लो, इंपोर्ट दिए होंगे 5, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 5 तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट्स हो गया। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? एमसीक्यू में आ जाता है ये क्वेश्चन। ओपन इकोनॉमी मतलब जिसमें सारी डिमांड शामिल हो, कंज्यूमर की डिमांड शामिल हो मतलब हाउस होल्ड की डिमांड शामिल हो, गवर्नमेंट की डिमांड शामिल हो, इन्वेस्टमेंट हो, नेट एक्सपोर्ट हो। एक्स मतलब होता है एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है इंपोर्ट। एब्रीविएशन है, ये शॉर्ट फॉर्म है कुछ जो इकोनॉमिक्स में काम आते हैं। उसके साथ क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें सिर्फ कंज्यूमर और गवर्नमेंट की डिमांड हो, बाहर के सेक्टर से हम डील ही ना करते हो, उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे। अगला टॉपिक है हमारा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल और कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ लिया क्या होता है। टोटल डिमांड जो एक कंट्री के लोग करते हैं उसका कुछ शेड्यूल दे रखा है यहाँ पे को, और उसके साथ साथ कर्व दे रखा है। तो देखते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या और कैसे वर्क करता है। सबसे पहले यहाँ पे को इनकम दे दी हमें 100, 200, 300, 400, 500, 100 से बढ़ रही है। फिर कंजम्पशन दे रखा है 40, 120 ऐसे बढ़ रहा है। ये भी इन्वेस्टमेंट दे रखी है एक समान, और ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब जो सेम रहती है, चेंज नहीं होती, और ऐसी इन्वेस्टमेंट जनरली गवर्नमेंट करती है। हम बात करेंगे ऐसा क्यों। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है मैंने बात करी, पीछे जाते हैं। ओपन इकोनॉमी के लिए एग्रीगेट डिमांड हो गई C+G+I+X-M, और क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए हो गई C+G। यहाँ पे को अगर देखें सिर्फ दो ही चीजें दे रखी हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों को ही जब हम ऐड कर दें एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड में हमने तब C+I को ऐड कर दिया। 40 + 20 = 60, वैसे 120 + 20 = 140, और ऐसे करके एग्रीगेट डिमांड निकाल दी हमने। अब तुम यहाँ पे को कर्व देखो, जो रेड लाइन है वो सिग्निफाई कर रही है इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट सेम है तो ना बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट ना घट रही है, सेम है एक समान। वैसे ही जो ब्लू लाइन है वो कंजम्पशन को दर्शा रही है, और कंजम्पशन को देखो जीरो की वैल्यू यहाँ पे को है, जो ये जीरो है, जीरो की वैल्यू यहाँ है। कंजम्पशन लेकिन हो रहा है थोड़े से ऊपर से स्टार्ट। तो हमेशा ये चीज याद रखना, कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हो ना हो तुम फिर भी कंज्यूम करोगे। तुम्हारे पास जीरो मनी भी है ना, तुम उधार लोगे या कुछ करोगे, कहीं से खाने के लिए सामान लाओगे, इसलिए कंजम्पशन हमेशा अबव द ओरिजिन से स्टार्ट होता है। और जो ग्रीन लाइन है एग्रीगेट डिमांड, जो हमने AD = C+I करके निकाली है, उसको प्लॉट करके ऐसे ग्राफ बन गया। तो ये कंजम्पशन है, ये एग्रीगेट डिमांड है, और ये इन्वेस्टमेंट है। कर्व और शेड्यूल में इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। आगे है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है?
डिमांड हमने पढ़ लिया, लोग डिमांड कर रहे हैं, उसकी सप्लाई भी तो करानी होगी, सामान पहुंचाना भी तो पड़ेगा। तो टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज भी कैसे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल आउटपुट होता है या प्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई में एक बहुत खास बात होती है, एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इक्वल होती है इनकम के और एम्प्लॉयमेंट के। ऐसा क्यों? एग्रीगेट सप्लाई मतलब तुमने कितना सामान बना रखा है टोटल एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर। अब वो सामान बनाए हैं, बेचोगे, वो सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, तुम्हारे लिए क्या हो गई, वो इनकम हो गई। अच्छा जी, अब एग्रीगेट सप्लाई मतलब सामान बना रहे हैं, सामान बनाने के लिए लोग भी चाहिए होंगे, टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को काम पे रखना पड़ेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट के भी इक्वल होते हैं। तो अगर हम कहें एग्रीगेट सप्लाई अगर गिर रही है तो तुम ये कह सकते हो इनकम भी गिर रही है और एम्प्लॉयमेंट भी गिर रहा है। वहीं अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं इसके कर्व में। कर्व क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे को एग्रीगेट सप्लाई का एक कर्व बनाया और एक इंपॉर्टेंट चीज है 45 डिग्री एमसीक्यू में फॉर श्योर ये क्वेश्चन आने वाले हैं, नोट कर लो। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कौन सा कर्व है जो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, वो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। यहाँ पे को नेशनल इनकम है और यहाँ पे को कंजम्पशन एंड सेविंग टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रखा है हमारा, और यहाँ पे को कर्व हमने डाल दिया। मैंने बात करी एग्रीगेट सप्लाई इनकम के भी इक्वल होता है। शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन जो फॉर्म है इनकम का वो होता है वाई। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं हम इसे। आगे बढ़ते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन फंक्शन को समझने से पहले हमें कंजम्पशन समझना पड़ेगा। कंजम्पशन क्या होता है देखते हैं। कंजम्पशन मतलब ऐसा हिस्सा तुम्हारी इनकम का जो तुमने खर्च करा है गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए। The portion of income which is spent on the purchase of goods and services at some given level of income is called consumption। तुम्हारे पास कोई लेवल ऑफ इनकम है, मान लो 100 रुपए, उसमें से तुमने कुछ हिस्सा खर्च कर दिया 50 रुपए, तो उसे तुम कंजम्पशन कहोगे। अब कंजम्पशन फंक्शन को समझते हैं। कंजम्पशन फंक्शन हमें रिलेशनशिप बताता है इनकम और कंजम्पशन के बीच की। मतलब अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर इनकम गिर रही है तो कंजम्पशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा तब। तो वही हमें कंजम्पशन फंक्शन बताते हैं। कंजम्पशन फंक्शन कहता है अगर इनकम बढ़ रही होगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा। देखो 0 से 10 हो गई इनकम, 10 रुपए से बढ़ गई तो कंजम्पशन भी क्या हुआ, 15 से 20 हो गया। फिर 10 से 20 हो गई इनकम, कंजम्पशन 20 से 25 हो गया। तो ऐसे बढ़ रही है इनकम भी और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। लेकिन वहीं पे को अगर इनकम कम हो गई, 40 से 30 हो गई, तो कंजम्पशन भी कम हो रहा है। 35 से 30 हो गया, 30 से 25 हो गया। जैसे जैसे कम हो रही है इनकम, कंजम्पशन भी कम होते रह रहे हैं, और यही हमें कंजम्पशन फंक्शन बताता है। कंजम्पशन फंक्शन सेज दैट कंजम्पशन इनकम रिलेशनशिप इज यूजुअली डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। मतलब एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं यहाँ। आगे बढ़ते हैं कंजम्पशन स्केड्यूल और कर्व में। स्केड्यूल में आ जाओ, क्या है, इनकम दे रखी है और कंजम्पशन दे रखा है। अब कर्व में आते हैं। मैंने बात करी थी, देखो कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे, तो ये कंजम्पशन कर्व है। अब द ओरिजिन से स्टार्ट है, क्योंकि पैसे तुम्हारे पास ना हो तब भी तुम कंज्यूम कर रहे हो। देखो यहाँ पे कोई इनकम 0 है लेकिन तुम फिर भी 15 का कंज्यूम कर रहे हो। इसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो जब तुम्हारी इनकम 0 है उस समय जो तुम्हारा कंजम्पशन होगा उसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहोगे। कंजम्पशन का कर्व यहाँ पे को बन रहा है। उसके साथ ये 45 डिग्री का एंगल क्या है, 45 डिग्री का एंगल एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई तो यहाँ दी नहीं, हमने लिख कैसे दिया फिर। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम। मैंने बताया था ना वाई के इक्वल होता है इनकम। तो जो वाई वाला कर्व है ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, इसलिए 45 डिग्री यहाँ पे को लिख रखा है। और जहां पे को ये दोनों मीट करते हैं, मेट, कंजम्पशन मतलब डिमांड हो गई। मैंने जैसी बात करी थी, जितना तुम कंज्यूम करोगे वही तुम्हारे लिए डिमांड हो गई है। तुमने मान लो 10 बिस्किट्स की डिमांड करी, 10 बिस्किट्स की, और यहाँ पे कोई ये क्या है 45 डिग्री का एंगल। सप्लाई कितने की हो रही है, तो सप्लाई भी जब 10 बिस्किट की हो रही हो मार्केट में, इसे हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट है। जहां पे को जितनी तुम डिमांड कर रहे हो उतना ही तुम्हें सप्लाई मिल जा रहा है। अब इसके कुछ खासियत है वो देखते हैं। कंजम्पशन फंक्शन एक्चुअली ये है, C इज इक्वल्स टू A प्लस BY, और यहीं से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। C का मतलब होता है कंजम्पशन, A का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, या इसको C बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मैंने अभी बताया जब इनकम 0 हो उस लेवल में जो तुम कंजम्पशन कर रहे हो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और Y मतलब होता है इनकम, और MPC इज इक्वल्स टू B या B इज इक्वल्स टू MPC। MPC होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको निकालते हैं MPC इज इक्वल्स टू
चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, और यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। इतना डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये समरी है। चेंज इन कंजम्पशन मतलब डेल्टा सी कैसे निकालोगे तुम। यहाँ पे को देखो, तुम्हारा कंजम्पशन 15 था, 15 से ही कितना हो गया 20, मतलब कितने से बड़ा है तुम्हारा कंजम्पशन, 5 से। सो डेल्टा सी तुम्हारा 5 हो गया, डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई कैसे निकालोगे, 0 थी इनकम, 0 से 10 हो गई, कितने से बढ़ गया 10 से। सो डिवाइडेड बाई 10, तो तुम्हारा आंसर 1/2 या 0.5 आ रहा है। ऐसे तुम एमपीसी निकालोगे। अब जब ये सारी वैल्यू तुम पुट कर दो कंजम्पशन फंक्शन में, तुम्हारा सी निकल जाएगा। मतलब कंजम्पशन, अगर तुमसे क्वेश्चन कहे कंजम्पशन फंक्शन फाइंड आउट करो, इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कंजम्पशन कितना हुआ है ये फाइंड आउट करो। तो सारी वैल्यू यहाँ पे को जब तुम पुट कर दोगे, तुम्हारा कंजम्पशन फंक्शन निकल जाएगा, यानी कंजम्पशन की वैल्यू निकल जाएगी। आगे हमारा सेविंग फंक्शन, और सेविंग को समझना इंपॉर्टेंट है। सेविंग फंक्शन से पहले सेविंग क्या होती है। सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन। जो कंजम्पशन में हमने खर्च नहीं करे वो सेविंग हो गई हमारे लिए। सही बात भी है, लॉजिक भी बना रही है। अब इसका फंक्शन क्या होता है। सेविंग फंक्शन ये कहता है अगर इनकम बढ़ रही है तो सेविंग भी बढ़ेगी। कैसे दिखाता हूं। 0 से 10 हो गई देखो, या माइनस में नहीं आते, यहां से स्टार्ट करते हैं। 30 से 40 हो गई इनकम, 10 रुपए से बढ़ गई। यहाँ पे को देखो 0 से 5 हो गई सेविंग, यानी 5 रुपए से बढ़ गई। ये माइनस वाली बात भी मैं करूंगा लेकिन कर्व में, इसके बाद जो स्लाइड है उसमें। सेविंग फंक्शन एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग एंड इनकम रिलेशनशिप इज यूजुअली डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। और सेविंग 0 कब होगी, यहाँ पे को देखो सेविंग 0 लिख रखी है। सेविंग 0 तब होगी जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं बचेगा कुछ बचाने के लिए। इसका मतलब तुमने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया होगा कहाँ, कंजम्पशन में। तो जब इनकम कंजम्पशन के इक्वल हो, तुम्हारी सेविंग हो जाएगी 0। अब इसके कर्व में आते हैं जिससे तुम समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। उससे पहले टाइप्स ऑफ सेविंग समझना पड़ेगा हमें। टाइप्स ऑफ सेविंग 2 टाइप की होती है, एक्स एंटे सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स एंटे सेविंग मतलब जो सेविंग तुमने प्लान करी है, तुमने दिमाग में बनाया, अरे इस महीने में 100 रुपए सेव करूंगा, तो हमारी एक्स एंटे सेविंग हो गई। द प्लान्ड और डिजायर्ड सेविंग टू बी मेड इज नोन एज एक्स एंटे सेविंग। यहीं तक लिखोगे तब भी चलेगा। एक्स पोस्ट सेविंग मतलब जो एक्चुअली सेव करे तुमने सोचा था मैं 100 रुपए करूंगा, लेकिन सेव तुमने असलियत में 200 कर दिए महीने के आखिर में, तो तुम्हारी एक्स पोस्ट सेविंग होगी। द एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड एक्स पोस्ट सेविंग। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो है सेविंग कर्व। सेविंग का शेड्यूल भी दे रखे हैं यहाँ पे को, इनकम कंजम्पशन और सेविंग दे रखी है, और यहाँ पे को कर्व दे रखा है। अब हम समझते हैं माइनस वाली वैल्यू थी क्या। अब देखो जहां पे को 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, हमें पता है इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहां पे को किसी चीज की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे हमने बात करी थी 10 बिस्किट इज इक्वल्स टू 10 बिस्किट की सप्लाई, 10 बिस्किट की डिमांड 10 बिस्किट की सप्लाई के इक्वल था, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस कितने का था, 0 का था। वैसे यहाँ पे को भी डिफरेंस 0 का होगा, लेकिन किसके बीच, सेविंग और इनकम के बीच में जब 0 हो डिफरेंस, इसका मतलब वो है ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग के लिए। और सेविंग 0 कब होती है, जब इनकम और तुम्हारा कंजम्पशन इक्वल हो, क्योंकि सारा पैसा तुम कंजम्पशन में लगा दे रहे हो। तो जो ये 0 होगा इसे तुम कहोगे ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखो सेविंग माइनस क्यों होती है ये बात करते हैं। सबसे पहले मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पास पैसे कम हो तब भी उधार मांग के खाओगे तुम पेट भरने के लिए। यहाँ पे कोई 0 इनकम थी और तुम्हारा कंजम्पशन कितने का हो गया 15। यहाँ पे कोई 10 इनकम थी, तुमने कंजम्पशन 20 का कर दिया, और यहाँ पे कोई तो 20 इनकम थी, तुमने 25 का कर दिया। ज्यादा का ही कर रहे हो ना कंजम्पशन, तो एक्स्ट्रा पैसा कहां से रहे, उधार से आ रहा है। तो जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा हो जाए, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे को लिख रखा है 30 रुपए हैं और 30 का कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे को 40 रुपए है, ज्यादा पैसा हो गया 5 रुपए। अब ये 5 रुपए तुम एक्स्ट्रा सेव कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या करा, याद आया अरे भाई उधार भी तो चुकाने हैं, तो उधार चुकाने तुम वापस गए और उधार चुका दिया। इसलिए तुम्हारी सेविंग यहाँ पे को माइनस में जा रही है। अल्टीमेटली भले यहाँ 5 लिखा हो, लेकिन ये 5 रुपए तुम किसको दोगे, उधार वाले को दोगे पहले, ऊपर वाले, फिर 10 वाले को दोगे, फिर 15 वाले को, फिर जो बचेगा तुम्हारे पास वो अल्टीमेटली सेव करोगे। तो जो पैसा तुम सेव कर सकते थे एक्स्ट्रा, वो उधार चुकाने में जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे को जो नीचे की सेविंग है ये सब माइनस की सेविंग है, जिसको हम कहते हैं डिस सेविंग्स, यानी माइनस की सेविंग, और ऊपर को जो सेविंग होती है इसको कहते हैं पॉजिटिव सेविंग्स। अब हम समझते हैं फंक्शन क्या कहता है इसका। फंक्शन मतलब सेविंग कैसे निकालेंगे। सेविंग इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी वाई। सेम है, कंजम्पशन था ए प्लस बी वाई, सेविंग में क्या है, ए के बदले माइनस ए लगा दो। जैसे यहाँ पे को मान लो ये 15 था, कंजम्पशन 15 था, सेविंग क्या हो गई, माइनस ही तो लग गया आगे। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इसको ऑटोनोमस सेविंग कह देंगे। सी बार से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसे भी। Here C is equals to consumption, माफ करना, S is equals to saving, यहाँ पे को लिखना S is equals to savings, A is equals to autonomous savings,
y इज इक्वल्स टू इनकम और b इज इक्वल्स टू MPS। MPS मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और इसको निकालते हैं MPS इज इक्वल्स टू डेल्टा S मतलब चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। यहाँ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं साफ करने के लिए। इरेज करा, यहाँ पे को देखो सेविंग थी -5 से वो 0 हो गई, या तुम्हें ऊपर से बताते हैं। -15 थी सेविंग और 10 हो गई, मतलब कितने से कम हुई है या बढ़ी है, 5 से बढ़ी है। डिफरेंस 5 का है, देखो 15 था पहले, अब कितना हो गया है 10। तो कितने से डिफरेंस हो रखा है, ये 5 से हो रखा है, तो 5 लिख देंगे। डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, पहले 0 थी इनकम, अब 10 हो गई है, मतलब 5 से बड़ा है, ये भी 5 लिख देंगे, तो तुम्हारा MPS आ गया 1। ऐसे तुम MPS निकाल दोगे और ये सारी वैल्यू जब पुट कर दोगे तुम्हारा सेविंग फंक्शन निकल जाएगा या सेविंग्स निकल जाएगी। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब वो पैसा जो तुमने किसी फर्दर प्रोडक्शन में लगा रखा है या कोई न्यू कैपिटल एसेट को खरीदने में लगा रखा है, मतलब कोई भी एडिशन टू योर एग्जिस्टिंग फिजिकल एसेट लाइक मशीनरी या कुछ खरीदा है तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इन्वेस्टमेंट के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो प्रॉफिट मोटिव से करी जाती है प्राइवेट सेक्टर द्वारा, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। अब देखो यहाँ पे को कर्व में क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारी इनकम भी बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इनकम भी तुम्हारी बढ़ते रहेगी, ये हमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बताते हैं। उसके साथ आता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था सेम रहती है, 20 है तो 20 रहते रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और ऐसी इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट। क्यों, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए। गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा हो कम पैसा हो, वेलफेयर तो उतना ही करेगी ना जितना उसका हक बनता है, इसीलिए ये हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे को कर्व देखो, इन्वेस्टमेंट का कर्व बिल्कुल सेम है। इनकम चाहे कम है या बढ़ गई यहाँ पे कोई इनकम, इन्वेस्टमेंट तब भी सेम रह रही है। तो इसे कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और दो टाइप की इन्वेस्टमेंट और हो गई, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट मतलब जो तुमने सोची है मैं करूंगा ये इन्वेस्टमेंट, अरे म्यूचुअल फंड में मैं 10,000 लगाऊंगा मेरे को 15,000 मिल जाएंगे, सोचा है तुमने, तो ये एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअली मिल गई, तुमने लगा दिए 15,000 और तुम्हें मिल गई 25,000, तो ये तुम्हारी एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट हो गई। और यहाँ पे को तुम्हारा चैप्टर होता है खत्म। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।